राजस्थान में होने वाले उदयपुर और प्रतापगढ़ की विधानसभा में उपचुनाव की सियासी गर्मी अपने अंतिम पड़ाव पर है। वल्लभनगर और धरियावाद सीट पर 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी। 2 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। वल्लभनगर धरियावाद में होने वाले उपचुनाव आने वाले 2023 राजस्थान विधानसभा के चुनाव का सियासी समीकरण तय करेंगे। साथ ही यहाँ की जनता तय करेगी क्या राजस्थान में तीसरा मोर्चा भी एक विकल्प हो सकता है या नहीं। क्या मेवाड़ तीसरे मोर्चे को स्वीकार करेगा या नहीं। क्या गहलोत के बतौर मुख्यमंत्री इतने दिनों के कार्यकाल से जनता खुश है या नहीं। केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान राजस्थान में भाजपा को चुनावी सबक सिखाने में सफल रहेंगे या नहीं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जनता का माहौल क्या है, जनता का रुख क्या है उपचुनाव में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर अगर आप नए मेहमान हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। वल्लभनगर सीट इस साल जनवरी में कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह सक्तावत के निधन की वजह से खाली हुई है। धरियावाद सीट बीजेपी विधायक गौतम लाल मीणा के कोरोना से मई में निधन की वजह से खाली हुई थी। दोनों ही सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के सामने प्रतिष्ठा बचाने का सवाल है। वहीं राजस्थान में तीसरे मोर्चे के लिए अपनी जड़ें स्थापित करने का मौका है। उपचुनाव के नतीजों से सरकार के कामकाज का आकलन भी होगा। मेवाड़ और बागड़ में पकड़ का टेस्ट भी होगा। दोनों सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी ने चुनावी टीमों को तैनात कर रखा है। कांग्रेस ने काफ़ी पहले ही कमेटियां बनाकर नेताओं को जिम्मा दे दिया था। आपको बता दें कि किसी भी विधायक या सांसद के निधन या इस्तीफे की वजह से खाली हुई सीट पर 6 महीने में उपचुनाव करवाना अनिवार्य होता है। वल्लभनगर सीट पर जून अंत तक चुनाव होने जरूरी थे, लेकिन कोरोना के प्रकोप का हवाला देकर चुनाव आयोग ने विशेष छूट दी थी। हालांकि इससे पहले 3 सीटों पर अप्रैल में ही उपचुनाव करवा दिए गए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने वल्लभनगर सीट पर उपचुनाव की तारीख की घोषणा नहीं की। बाद में कोरोना का प्रकोप बढ़ गया और इस सीट का उपचुनाव टल गया। इस बीच मई में धरियावाद से बीजेपी विधायक गौतम लाल मीणा का निधन हो गया। अब चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा करने के बाद दोनों विधानसभाओं में सियासी नेताओं और पार्टियों की हलचल तेज हो गई। राजनीतिक लिहाजे से वल्लभनगर सीट सबसे हॉट सीट मानी जाती है। यहाँ पर पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। भिंडर इस सीट से पहले भी विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को यहाँ भीतरघात का खतरा है। कांग्रेस में यहाँ दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह सक्तावत की पत्नी प्रीति सक्तावत दावेदार है, लेकिन अब की बार इस त्रिकोणीय समीकरण को बेनीवाल ने आकर बिगाड़ दिया है। बेनीवाल ने भाजपा से बागी डांगी को रालोपा से टिकट देकर यहाँ के सियासी संकट को और बड़ा कर दिया है। राजनीतिक गुरुओं के सियासी समीकरणों के गणित को बिगाड़ दिया है और माहौल त्रिकोणीय से चतुष्कोणीय बना दिया है। बेनीवाल ने अपने तीनों विधायकों को वल्लभनगर में उतार दिया और वहीं स्वयं भी ताबड़तोड़ रैलियां और सभाएं करने लगे थे। अब वर्तमान में वल्लभनगर के चुनावी मुद्दे और विकास के दांवों की हकीकत जानने से पहले यहाँ के राजनीतिक इतिहास को भी खंगाल लेते हैं। भले ही उदयपुर की हॉट सीट मानी जाने वाली इस विधानसभा सीट का नाम वल्लभनगर हो, लेकिन यहाँ पर हर बार भिंडर कस्बे का दबदबा रहा है। वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और अब अगर इस क्षेत्र के इतिहास के बारे में बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र में भिंडर में रहने वाले राजनेताओं का विशेष दबदबा रहा है। मुख्य रूप से हम जब कांग्रेस की बात करें तो राजस्थान की राजनीति में दिग्गज राजनेता के रूप में उभरे गुलाब सिंह सक्तावत की यह कर्म भूमि रही है और राजस्थान की इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने अब तक गुलाब सिंह सक्तावत और उनके परिवार पर ही दांव खेला है। गुलाब सिंह सक्तावत के बाद उनके बेटे गजेंद्र सिंह सक्तावत विधायक बने। उनके बाद उनकी पुत्रवधू प्रीति सक्तावत चुनावी रण में उतरी है। यही नहीं, वल्लभनगर राजस्थान की इसलिए भी हॉट सीट मानी जाती है क्योंकि यह राजस्थान की चुनिंदा सीटों में से है जहां राजस्थान में तीसरा मोर्चा सफल हुआ है और यहीं पर भाजपा से बगावत कर वर्ष 2013 में जनता सेना बनाने वाले रणधीर सिंह भिंडर को सफलता मिली थी। ये सभी राजनेता मुख्य रूप से भिंडर क्षेत्र के रहने वाले हैं और इसी के चलते यहाँ के लोगों की माने
कि वल्लभनगर की बजाय भिंडर कस्बे का विकास ज़्यादा हुआ है। अगर हम बात करें 1952 से पहले तो यहाँ कांग्रेस जीतती आई थी, लेकिन उसके बाद भिंडर ने भाजपा से बगावत कर जब जनता सेना बनाई तो ऐसे में सियासी समीकरणों के गुणा भाग बिगड़ने लगे और भाजपा यहाँ तीसरे नंबर पर आने लगी। रणधीर सिंह भिंडर ने को भाजपा से बगावत की और जनता सेना के रूप में नई पार्टी का उदय किया। जब भाजपा ने भिंडर को टिकट नहीं दिया था क्योंकि गुलाब सिंह कटारिया उनके धुर विरोधी माने जाते थे और माना जा रहा था कि कटारिया भिंडर को भाजपा से निकालने पर तुले हुए हैं, तो ऐसे में रणधीर सिंह भिंडर इसी विधानसभा क्षेत्र में बगावत करते हुए जनता सेना पार्टी बनाई थी। और उस समय परिणाम ये रहा कि वर्ष 2013 में जब पूरे देश में भाजपा की लहर थी, उस दौरान वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहां भाजपा की जमानत तक जब्त हो गई थी। अब राजनीतिक समीकरणों की अगर हम बात करें तो यहां पर मुख्य रूप से रावत समाज के वोटों की संख्या सबसे ज़्यादा है, एसटी वोटों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ब्राह्मण वोटों का दबदबा है, उसके बाद ओबीसी वोटों में डांगी समुदाय के सबसे ज़्यादा वोट माने जाते हैं। लेकिन यहाँ की एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर राजपूतों का दबदबा न होने के बावजूद भी इस विधानसभा से राजपूत प्रत्याशी ही विजेता रहे हैं और ऐसे में इस बार भी भाजपा, कांग्रेस और जनता सेना ने राजपूत प्रत्याशी पर ही दांव खेला है। लेकिन भाजपा से बगावत कर उदयलाल डांगी ने हनुमान बेनीवाल की रालोपा का दामन थाम लिया। बेनीवाल ने नारा दिया कि अब की बार वल्लभनगर में राजनीति की चाबी राजघरानों से निकालकर किसानों के घरों में जाएगी और इस नारे के साथ बेनीवाल उदयलाल डांगी के मार्फत मेवाड़ में एंट्री करने की सोच रहे हैं, क्योंकि यही एंट्री बेनीवाल के मिशन 2023 की राह आसान करेगी। अब इन्हीं समीकरणों को देखें तो अब की बार हनुमान बेनीवाल ने यहाँ पूरी ताकत झोंक रखी है। अब अगर मुद्दों की बात करें कि वल्लभनगर की जनता की क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं, तो सभी जगहों की तरह पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा के मुद्दे यहाँ भी ज्यों के त्यों हैं। अब आगे बात करते हैं लोगों के रुझान की, लोगों के माहौल की। तो यहाँ के लोगों का रुझान दोनों मुख्य पार्टियों के अलावा तीसरा विकल्प की तलाश भी दिखा, जिनमें कई लोग सहानुभूति के साथ कांग्रेस की तरफ तो कई लोग बदलाव की बात करते हुए हनुमान बेनीवाल की तरफ देख रहे हैं। वहीं भाजपा को कार्यकर्ताओं की अनदेखी का खामियाजा और गुलाब चंद कटारिया की नाराजगी का परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है, जिसका सीधा फायदा हनुमान बेनीवाल के प्रत्याशी उदयलाल डांगी को होगा। बात अब अगर नतीजों की करें तो समीकरण त्रिकोणीय से चतुष्कोणीय बनते दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपके क्या सुझाव हैं, आपकी जो भी राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल बोल हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो बोल हिंदुस्तान के फेसबुक पेज को तुरंत फॉलो कर लें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों, परिचितों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।